Okay, so this is your fourth lecture. This call is now being recorded. And इस क्लास में हम लोगों ने बहुत काफी चीजें करी, काफी क्वेश्चंस करे. आज भी हमारा एक न्यूमेरिकल सेशन होगा, ठीक है. पहले आप लोग मुझे बस एक बात बताओ, जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस करने दिए थे वो आपसे हो गए या किसी में कोई डाउट आया? बोलो. आपने क्वेश्चंस नहीं किए ना? यस और नो? एटलीस्ट उसमें तो यस और नो बोल दो, कहीं तो लाइक करोगे. देखो, अगर नहीं किया तो भी कंप्लीटली फाइन. एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद मी. नहीं करे तो मैं आपको No. हाँ, नहीं करे ठीक है, कोई नहीं. चलो, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा बहुत वर्क वगैरह होगा, बट अगेन क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है. मेक श्योर करो कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो थर्ड और फोर्थ दोनों लेक्चर के क्वेश्चंस करके लाओ. ओके, क्योंकि भाई देखो, एक बात समझो, आपका जो पेपर है वो क्वेश्चन वाला पेपर है ना. तो आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी साइड से लेनी पड़ेगी, इतना फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा कि क्वेश्चंस हमें खुद से लगाने हैं. और खाली वही नहीं जो स्लाइड्स में कराए गए, क्योंकि आप एक बात बताओ, 1.5 घंटे में कितने ही क्वेश्चंस में करा दूंगी? हाँ, एक लिमिट होगी, राइट? 15-20. क्या 15-20 से अपन पेपर निकाल सकते हैं? आप लोग इससे पहले कुछ सोचो तो मैं बता दूं, द आंसर वुड बी नो. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग वो वाले क्वेश्चंस करने के बाद मॉड्यूल या फिर आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर जो फॉलो करते हो उनके क्वेश्चंस कर लो. ठीक है, और प्रॉब्लम्स आप अपने डाउट ग्रुप में ड्रॉप कर दो, ताकि वी विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स देयर. चलिए, मैं फिलहाल जो बच्चे अगर कल की क्लास में नहीं थे, अभी आए हैं, मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि हमने कल किन किन चीजों को लेकर डिस्कशन किया था. जो मेन बात थी, मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था. हमने रिफ्रैक्शन के स्टेटमेंट्स, उसकी बेंडिंग वगैरह देखी थी, डेंसर एरिया में कैसे बिहेव करता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था. और जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट या जिसपे क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन आ सकता है, दैट वुड बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हमने उसके क्वेश्चंस किए थे. फिर हमने बात की थी रियल डेप्थ. एक सेकेंड बेटा. फिर हमने बात की थी रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ की. कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा? एनीवन? नो? देखो, मैंने आपको बताया था μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू d बाय d प्राइम. इसमें μ2 का मतलब मैंने आपको बताया था वो वाला मीडियम जिसमें लाइट आ रही है, μ1 वो जिसमें लाइट जा रही है, d इज योर रियल डेप्थ एंड d प्राइम इज योर अपरेंट डेप्थ. देखो भाई, ऐसे नहीं चलता, आप लोगों को बताना चाहिए था. अच्छा, ये बताओ, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ अपन कहां से निकालते हैं? Surface. थैंक यू. एंड यस, बिल्कुल सही बोला आपने, वेरी गुड. ये सारे डिस्टेंसेस हम लोग सरफेस से मेजर करते हैं, ठीक है, टू बी मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस. ओके, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो था हमारा शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब को लेके. याद है? फॉर्मूला वगैरह याद है थोड़ा बहुत? नो? दैट्स नॉट कूल. 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू ऑफ ग्लास स्लैब. फिर तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि हमने शिफ्ट को बताया था कि कितने टाइप का होता है. इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव. अगर शिफ्ट पॉजिटिव आया है मतलब शिफ्ट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. भाई देखो, सिंपल समझो, इधर से क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप लोग इनको नहीं करोगे तो आप ये मत सोच, मतलब ये दिमाग में रखना कि अपन ड्रॉपर्स बैच में लाइक इसका रिवीजन कब करेंगे. और ये ऑलरेडी रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के साथ साथ आप लोग भी कर लो तो दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज फिर डाउट्स रह जाएंगे एज इट इज. ठीक है, शिफ्ट. और मैं तो फिर मैं क्या कहूंगी कि भाई देख लो मेरी शीट, मैंने तो रे ऑप्टिक्स कराया है. समझ रहे हो आप? और उस डिस्कशन में किसी का भी कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती. तो प्लीज क्वेश्चंस करो, कॉन्सेप्ट करो और फॉर्मूलाज याद रखो. एटलीस्ट
इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा बच्चा ये फॉर्मूला याद रखेगा, राइट? शिफ्ट अपोजिट, ये शिफ्ट अकर अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। इतना डिस्कशन हमारा हुआ था। अब इस फॉर्मूला के बेस पे आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको फाइनल इमेज बतानी है मिरर से कहाँ फॉर्म होगी, कितनी दूरी पर। बेटा ये मिरर है तो ऑब्वियसली हम यहां से ये दूरी निकालने वाले हैं, ठीक है? नेगेटिव आपको कहीं नहीं दिखा तो आप इधर आंसर में लाइक अमाउंट बता सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव वो अपन देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो याद रखना ये ऑब्जेक्ट इस ग्लास स्लैब से 25 सेंटीमीटर दूर है, ग्लास स्लैब मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर है, ग्लास स्लैब की थिकनेस 15 सेंटीमीटर है, ग्लास स्लैब के आजू बाजू म्यू इज इक्वल्स टू 1 और ग्लास स्लैब का म्यू 3/2 है। फोकल लेंथ आपको नेगेटिव ऑफ 40 सेंटीमीटर दी हुई है। काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा और मैं गारंटी देती हूँ इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये भी ऑलरेडी +1 लेवल है अपने नीट के लिए। 17:10 हो रहा है, आप 17:14 तक, ठीक है, 4 मिनट्स ले लो और दिमाग लगाओ। मैं हिंट दे देती हूँ, इसमें शिफ्ट भी यूज होगा और इसमें मिरर फॉर्मूला भी यूज होगा, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स आप सॉल्व करो। अगर शिफ्ट का फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं यहां लिख देती हूँ। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है इसलिए 1 ही लिख दिया। म्यू ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है, टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और आई गेस मिरर फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। चलिए सॉल्व कीजिए। ऑप्शन में अभी पोल लॉन्च कर दूंगी, उधर आंसर करना। बेटा पोल लॉन्च कर दिया, आप आंसर कर सकते हो अगर आपका आ जाए तो। गुड इवनिंग शालिनी। बेटा फटाफट से वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्ट रखा है ग्लास स्लैब से 25 सेंटीमीटर दूर, ग्लास स्लैब रखी है मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर और ग्लास स्लैब की थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है? आपको बताना है फाइनल इमेज मिरर से कितनी दूर है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पोल ऑलरेडी लॉन्च्ड है, मैंने आपको हिंट दिया है कि कौन कौन से 2 फॉर्मूलाज आप यूज करोगे, ठीक है? प्लीज ट्राई करो। बाकी सारे बच्चे, गुंजन भी अभी आई है, ठीक है, विशाल भी अभी आया है, ट्राई करो। बेटा टाइम तो हो गया है, मैं कर रहा हूँ। और
भाई पोल पे किसी ने आंसर नहीं दिया, ऐसे कैसे? मैं करा दूं फिर, डिफिकल्ट पड़ रहा है तो? यस मैम। ओके, देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट या एक ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये कि जब लाइट रे यहाँ से इस ग्लास स्लैब पे जाएगी तो पहले ये ग्लास स्लैब से शिफ्ट होगी, है ना? कुछ ग्लास स्लैब में मतलब शिफ्टिंग होगी, फिर ये लाइट निकल के सपोज इस मिरर पे गई, मिरर पे जाएगी, मिरर से टकराएगी, वापस आएगी, फिर से शिफ्टिंग होगी और फिर ये ऑब्जेक्ट की मतलब इमेज बनाएगी। तो अगर आप लाइट का पाथ देखो तो वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट से निकल के लाइट रे ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करी, ग्लास स्लैब से मिरर पर, और फिर मिरर ने उसे रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके वापस ग्लास स्लैब से गई एंड देन उसने इमेज फॉर्म की। क्या ये प्रोसेस समझ में आता है मुझे? बोलो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब भी आप शिफ्ट का फॉर्मूला देखते हो, S इज इक्वल्स टू T 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ ग्लास स्लैब। बेटा क्या यहाँ पर कहीं पर भी इस बात से कोई फर्क पड़ा कि ऑब्जेक्ट ग्लास स्लैब से कितनी दूर है? बताओ। बोलो भाई। This is the thickness, this is the refractive indexes of the surrounding and the glass, right निमिषा? कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये जो शिफ्ट है this is the property of glass slab, ये ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी है। अगर आपने ग्लास स्लैब चेंज नहीं करा है बच्चे तो उसके थ्रू होने वाला शिफ्ट भी चेंज नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस शिफ्ट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। थिकनेस आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास स्लैब का आपको आई गेस 3/2 दिया हुआ है। यस, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर दो। तो 15 इंटू 1/3 विच मीन्स प्लस का 5 सेंटीमीटर। बेटा प्लस का आया, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्ट होगा, राइट? सी यू नीड टू रिस्पॉन्ड यस और नो। यस मैम। दैट्स कूल। तो एक बात बताओ, आपकी इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट से निकली तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 25 सेंटीमीटर पे ना होकर यहां कहीं दिखाई देगा, 20 सेंटीमीटर। एक सेकंड बेटा, ये 20 सेंटीमीटर दूर मिरर के लिए। क्या ये बात सही है? यस मैम। अब आप पोल से इस नए वाले ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो आई गेस 25 प्लस 15 प्लस 20 है ना? अगर मैं यू लिखूं तो हो जाएगा 25 प्लस 15 प्लस 20। 25 यानी कि ग्लास स्लैब और मिरर के बीच की दूरी, ये ग्लास स्लैब की थिकनेस, और ये ग्लास स्लैब से दूर ऑब्जेक्ट जो शिफ्ट होकर बना है। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 60 है ना, -60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिरर की आपको दे रखी है 40 आई गेस। यस, बस अब आप इमेज निकाल दो। फोकल लेंथ हो जाएगी -40, वी आपको चाहिए, ये हो जाएगा माइनस का 60, 1/60 माइनस 1/40। आई गेस 60 और 40 का एलसीएम अपन 240 ले लेते हैं। 64 जा 46 जा -2/240 विच मीन्स इमेज डिस्टेंस इज माइनस का 120 सेंटीमीटर। सही है? अब जब आपको हाँ इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ऑफ 120 आया, याद रखना कि फिर से ग्लास स्लैब है। अगर फिर से ग्लास स्लैब है तो फिर से शिफ्टिंग होगी, यानी कि खाली इधर ही नहीं, एक बार फिर से ग्लास स्लैब की वजह से +5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग होगी, और प्लस का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब ध्यान रखना ये इंसिडेंट रे का मतलब है ग्लास स्लैब के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखो यहाँ पे, हाँ एक स्लाइड और है, देखो
मैं आपको एक बार डायग्राम सही से बना के यहाँ पे दिखाती हूँ ताकि आप फील कर पाए वाली बात। यहाँ पर आपके पास कॉनकेव मिरर है, इधर ग्लास स्लैब रखी है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ना, ये सबसे पहले ऐसे लाइट रे भेजेगा जो कुछ शिफ्ट होगी और इस तरीके से कुछ कॉनकेव मिरर पर गई। अब कॉनकेव मिरर ने क्या करा, कॉनकेव मिरर को दिखा कि भाई ऑब्जेक्ट ओ पे नहीं, यहाँ पे कहीं है, इससे 5 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, फिर ये वापस आई, फिर से शिफ्ट होगी और इधर कहीं इमेज बनाएगी, लेट्स से। तो ये दोबारा जो शिफ्टिंग होगी ना, ये कहाँ है, प्लस 25 सेंटीमीटर। तब बेटा इस ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट रे इस तरीके की होगी, यानी कि जो शिफ्टिंग होगी वो इधर की तरफ होगी। समझे क्या? Yes, ma'am. यस। तो अब आप शिफ्टिंग के लिए निकाल दो। एक बात बताओ, -120 का मतलब है कि मिरर से 120 सेंटीमीटर इधर। अब इसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग होनी है, तो क्या मिरर से 125 सेंटीमीटर पे नहीं आ गया? Yes, ma'am. तो आपके लिए जो फाइनल इमेज है वो 125 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर होगी। देखते हैं एक बार ये आपके ऑप्शन में है कि नहीं। तो यस, ऑप्शन सी। लोग 115 मार्क कर देते हैं, बट आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें शिफ्ट का अच्छा खासा यूज था। तो अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो मतलब मुझे लगता है कि आप शिफ्ट कैलकुलेट कर लोगे इजीली। तो प्लीज होमवर्क वाले क्वेश्चन करना, उसमें बहुत इजीली सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब बात करते हैं TIR की। ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो मैं कुछ कुछ कहानी बनाती हूँ, आप लोग बताना कि आपको समझ में आई कि नहीं। हमारे पास एक ये इंटरफेस है, ठीक है। इंटरफेस मतलब ऐसा जगह जिसके ऊपर दूसरा मीडियम, नीचे दूसरा मीडियम। ठीक है, यहां पे मैंने मान लिया रेयरर है इन कंपैरिजन टू दिस डेंसर वाला। अब होगा क्या, मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई डेंसर से रेयरर की तरफ। ठीक है बेटा, जब भी आप लाइट इंसिडेंट कराते हो यू नीड टू ड्रॉ नॉर्मल। हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब हमें पता है कि लाइट अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी, कुछ ऐसे हो गई है ना। दिस इज आई, दिस इज आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने करा कि एक काम करो, खाली टाइम था कि और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो। आपने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, आपने देखा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गया, चली गई वो, राइट। अब क्या करा हमने, अब तुम कुछ सोचो, अगर मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊं तो क्या एक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाएगी? एक सेकेंड, कि लाइट ऐसे ही चली जाए सरफेस से ग्रेस करती हुई, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन जाए। Yes, ma'am. तो जब आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री आएगा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा उसे क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। यानी मैम मैम ये एंगल, ये इंसिडेंट एंगल आप बढ़ा कैसे रहे हो? ये देखो लाइट का सोर्स जो है आप उसे करते जाओ इधर उधर, मतलब लाइट का सोर्स तो हमारे पास है ना। सोचो अगर मैं एक टॉर्च से लाइट डाल रही हूँ तो एक बार मैंने इस एंगल पे डाली, एक बार मैंने टॉर्च को और घुमा दिया और घुमा दिया और घुमा दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, राइट। यस यस। अब एक बार तो फिर आप ये चीज याद रखना कि कभी भी अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंसिडेंस एंगल होगा वो उस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल होगा। अब अगर मैं इस एंगल से ज्यादा एंगल बढ़ाती हूं तब लाइट जिस मीडियम में है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी कि उसके पास रास्ता है बाहर जाने का पर फिर भी नहीं गई। बेटा इसी इफेक्ट को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आपने केसेस स्टडी किए तो आपके पास बेसिकली 3 रिजल्ट बनकर आए कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तब कौन सा फिनोमिना होगा, बताओ देखकर। रिफ्रैक्शन। वेरी गुड, तब होगा रिफ्रैक्शन।
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्रिटिकल है तब, सॉरी क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो मैम वो तो प्लेन सीधे निकल जाएगी ना, मतलब इंटरफेस पे होगी सरफेस के। हाँ इसको बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब? ये वाला केस जब वो सरफेस से ग्रेज करके, ग्रेज मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि लड़के निकल गई सरफेस से और चमकीला सा कुछ इफेक्ट क्रिएट कर गई, ऐसा आप समझ सकते हो। वैसे ग्रेज से मतलब कि ऐसे घसीट, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा लाइक लड़ते हुए सरफेस से जब जाती है। ओके ठीक, मैम। नाउ द अनदर केस इज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी क्या होगा? तब इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी नाइस। तो अगर आपके पेपर में आपसे पूछा जाए कि कंडीशंस ऑफ टीआईआर बताओ, तो आप बताओगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मैम इसका डेली लाइफ एग्जांपल है कोई? इसका बिल्कुल बिल्कुल है, मिराज, लूमिंग, ये दो टीआईआर के इफेक्ट्स हैं, बट अगेन वो पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं इधर एक्सप्लेन नहीं करी, बट अगर आपको मतलब चाहिए ना उसका फील और एक्सप्लेनेशन, तो मैंने अपनी रेगुलर क्लास में किया हुआ है, आई कैन शेयर द लिंक विद यू, ठीक है। एंड मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल याद करा सकती हूँ। आपने कभी सुना है कि कोई इंसान रेगिस्तान में है और उसे हर जगह पानी पानी दिख रहा है? नो मैम। अच्छा, इसको ना Yes, ma'am, सुना है। इसको, हाँ इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। आई थिंक अगर किसी ने दंगल मूवी देखी हो तो उसमें गाने में वर्ड भी है मृग तृष्णा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमें ऐसा लगने लगे कि वहां पर पानी है और वहां पे वो चीज ना हो, ठीक है। और स्पेशली पानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन दिखती है। अब मैं आपको ये वाली चीज थोड़ी एक एग्जांपल से बता दूं। अगर आप जैसे दिल्ली में कभी हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, गर्मी का बहुत सीजन है, तो आपने कभी देखा गाड़ी से अगर आप बाहर देखो तो आपको ऐसा लगेगा सामने दूरी पर रोड गीली है। फील करा है कभी ऐसा? नो मैम। ये भी नहीं मैम पर देखा। गीली मिट्टी की ना स्मेल बहुत अच्छी आती है, जब मिट्टी गीली होती है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी। वो तो यस, उस पे भी पूरा गाना बना हुआ है, मिट्टी दी खुशबू। खैर, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगेन ये वाला तो आई गेस देखा होगा कभी आप, हलवाई वगैरह के यहाँ पे जब कढ़ाई में वो कचौरी, जलेबी, किसी के मुंह में पानी आया तो आई एम सॉरी, ये सब तल रहे होते हैं, तो आप उसके पास देखो, वो जो गर्म हवा होती है उसके थ्रू देखना इज डिफरेंट, Yes, ma'am. है ना? यस, वो वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं लूमिंग इफेक्ट, वो भी टीआईआर पे डिपेंड करता है। ओके, आई गेस निमिषा आपने कोई इफेक्ट देखा था, राइट? आपने यस मैम लिखा है, मैंने अभी देखा, दैट्स कूल। चलिए फिर टीआईआर ये होता है। अच्छा एक चीज और, जरा ये टीआईआर वाला क्रिटिकल वाला कंडीशन देखना, ये ग्रीन वाला जो है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव वो स्नेल्स लॉ लगाऊं तो कैसे लगाऊंगी? लेट्स से दिस इज म्यू 2, दिस इज म्यू 1। मैंने आपको बताया था जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल उठा लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर म्यू 1 लिया, तो म्यू 1 के साथ यहाँ पे देखो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, विच इज 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे साइन 90 डिग्री लिख दो। एंड दिस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अनदर मीडियम विथ दिस एंगल साइन आईसी। आप जरा इसको सॉल्व करो, आपके पास आ रहा है साइन आईसी इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1, सॉरी म्यू 1 बाय म्यू 2, राइट? तो इस तरीके से आप क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल। अब आप यूज करके ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जरा सॉल्व करके दिखाओ। अभी टाइम हो रहा है 17:28, मुझे 17:30 तक बता दो, 2 मिनट में। वैसे 1 मिनट का क्वेश्चन है, पर ठीक है आप 2 मिनट लेके बता दो। मैम 2/3। ओके,
देखो मैंने आपसे पूछा कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस या वो क्रिटिकल एंगल बताओ, तो पता है इसका सही आंसर होगा साइन इनवर्स 2/3, राइट? है ना? हाँ यस मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। निमिषा का एक तो गुंजन का आंसर आया, गुंजन खुशी, बढ़िया बेटा। एक बार मैं बता दूं उसको कैसे सॉल्व करते हैं फिर। आप लोगों ने बढ़िया आंसर करे, वेरी गुड। साइन आई सी इज इक्वल्स टू μ1/μ2, राइट? यहाँ पर ग्लास आपको दिख रहा है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1, तो इसका आंसर है 1/3 × 2। इस तरीके से निकालोगे आप। भाई डेंसर से रेयर जानी चाहिए ना, और डेंसर को आपने μ2 बोला है, रेयर को आपने μ1 बोला है, तो इस हिसाब से आपके पास आंसर आ गया 2/3, बट आईसी पूछा है तो दैट वुड बी साइन इनवर्स ऑफ 2/3, राइट? बेसिक सा क्वेश्चन था। एक टीआईआर की बेसिस पे यही कंप्लीट करना। आपको एक ग्लास का टुकड़ा दिया हुआ है, और बेटा एक चीज और, ये जो साइन इनवर्स 2/3 है ना, वैसे तो आपको अगर ऐसा कोई वैल्यू आएगा तो वो आपको पूछा मतलब गिवन होगा कि, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वैसे तो ये जो वैल्यू है ना साइन इनवर्स 2/3, इट इज नियरली इक्वल्स टू 42 डिग्री। ठीक है, आप एक बार अभी ट्राई करो फिर। ग्लास एयर, ये आपको 42 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है, टकरा रहा है, ये एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है। आप इसका रास्ता कंप्लीट करके दिखाओ कि कैसे लाइट जाएगी, और फोटो भेजना मुझे पर्सनल पे या डाउट ग्रुप पे, मैं चेक करूंगी अभी। टाइम हो रहा है अभी 17:31। ठीक है, आप लोग 17:32 तक बता दीजिए। अगेन 2 मिनट दिया, थोड़ा सोच के कैलकुलेशन वगैरह करके बताना। अच्छा क्वेश्चन है। मैम आपने इससे पहले कौन कौन से टॉपिक्स करा दिए हैं? एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया है। हाँ, आई एम फीलिंग दैट। आज मैंने, सॉरी, इससे पहले मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स करा दिया है। रे ऑप्टिक्स का ये 4th लेक्चर है, तो रे ऑप्टिक्स में भी आज या फिर कल मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रख के इसको कंप्लीट करा दूंगी। और इस दौरान आपका वेव ऑप्टिक्स भी चल रहा है साथ में, मतलब वेव ऑप्टिक्स आपका एक्स्ट्रा चलता है। ठीक है, अच्छा, वेव ऑप्टिक्स की क्लास वो रात को होती है? हाँ, नहीं नहीं, वो कभी कभी 7 बजे भी होती है, कभी कभी 8:30 बजे भी होती है। जैसे कि आज आपकी 8:30 बजे है, मैं लिंक भेज दूंगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं रिवाइज भी करा दूंगी, दूसरा ही लेक्चर है आज। अच्छा, मतलब वो हो गया, वाईडीएससी हो गया? ना, वो आ जाए। हाँ मैम, फिर तो वो तो ठीक है, वाईडीएससी सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे हाँ हाँ, पूछता है। आ जाना आप। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, और रेगुलरली ज्वाइन कर लेना तो सही हो जाएगा। ओके मैम। ओके। मैम इस क्वेश्चन में ग्लास का म्यू क्यों दिया है? अगर ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो आप वो कैसे निकालोगे कि इसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या है ना? अच्छा मैम, क्रिटिकल एंगल पे तो ये वापस अंदर आएगा ना, मुझे तो ये डेंसर से रियर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, हाँ, और कितने एंगल पे जाएगा वो निकालना है ना? यस यस। ओके मैम। हम्म,
देखो वैसे टाइम तो हो गया है, तो मैं बताऊं ये वाला एक बार। मैम एक Yes, ma'am. हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो आप लोग इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि 42 डिग्री आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, बट एक्चुअल में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जहां भी लाइट इंसिडेंट होती है आपको वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में ये जो येलो से मैंने मार्क किया है दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक बात बताओ, ये नॉर्मल है तो सरफेस की परपेंडिकुलर होगा ना। अगर इतना पोर्शन 42 डिग्री है तो इतना 90 माइनस 42 बचा, विच इज Yes, 48। अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के थ्रू बताया था कि जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास सरफेस के लिए वो 42 डिग्री है ना। तो एक बात बताओ 42 डिग्री ये तो उससे ज्यादा पे आया है, यानी कि टीआईआर होगा यहाँ पर पॉइंट ए पर, ये टीआईआर करेगा। yes, ma'am. और टीआईआर का मतलब कि ये भी 48 डिग्री, क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के लॉस तो फॉलो करेगा ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। यस मैम। Yes, ma'am. राइट, तो कुछ ऐसा हुआ। अब ये यहाँ पर स्ट्राइक किया, अब बेटा फिर से ये पॉइंट बी जो है आपको यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर पॉइंट बी। अब थोड़ा सा सोचो, ये 48 डिग्री, ये वाला पोर्शन भी तो 90 डिग्री होगा ना, अगर ये 48 तो ये बचा 42, अगेन ये 42 ये 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आपके पास 48 आ गया। अब इस कंडीशन में बेटा आपके पास यहाँ पर एंगल हुआ 42 डिग्री, यानी कि पॉइंट बी पर लाइट एट एंगल ऑफ इंसिड वो क्रिटिकल एंगल आई है, मतलब ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, लाइट ऐसे ग्रेज करती हुई सरफेस से चली जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट पाथ। मैम समझ आपको आया क्या? केस में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। देखो आप इस चीज को कैलकुलेट भी कर सकते हो, साइन आई सी इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय सॉरी म्यू वन बाय म्यू टू, राइट, यही था। अब एक बात बताओ, म्यू वन रेयरर वाला होगा विच इज एयर, और म्यू टू ग्लास वाला होगा विच इज 3 बाय दिस। और मैंने अभी आपको बताया था कि साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू 42 डिग्री होता है, ऐसे मुझे पता चला। ठीक है, हम्म। चलिए अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, इस बार आपको प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये आपका होमवर्क है, आपको यहाँ भी कंप्लीट करना है पाथ का रे सॉरी रे का पाथ, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। ठीक है, सेम इसी पे आपका थर्ड क्वेश्चन ये होमवर्क है, ध्यान रखना सेम नहीं है, पिछली बार 45 डिग्री एंगल था, इस बार 30 डिग्री है। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, आपको एक लिक्विड में प्रिज्म दे रखा है, प्रिज्म आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक्चुअली, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको नहीं पता, इन्होंने एक लाइट का पाथ फॉलो करा रखा है, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एल। क्वेश्चन समझ आया क्या? यस मैम। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कीजिए, अभी टाइम हो रहा है 17:37, आप लोग मुझे 17:39 तक बताइए, फिर मैं बताती हूँ वरना। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, प्लीज आप माइक ऑन करके या फिर चैट में आंसर करके जो भी है क्वेश्चन करके मुझसे पूछ लेना, प्लीज यहाँ से इश्यू लेके नहीं जाना कोई भी। मैम √3। एक बार बेटा फिर से सॉल्व करो।
मेरा टाइम हो गया, अब मैं बताऊं, बोलो। मैम 1 मिनट। Okay. 3/2। 3/2, क्लोज हो। वेरी गुड खुशी, खुशी से √3/2, राइट? इट इज √3/2। यदि आपका भी रूट आ रहा है क्या? एक बार चलो देखते हैं। आपको सिंपल समझना है कि पॉइंट के अगर आप ऑब्जर्व करो तो पॉइंट के पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। एट पॉइंट के ग्रेजिंग इमरजेंस आपको देखने मिलता है। बेटा ग्रेजिंग इमरजेंस आपको कब देखने मिलता है? जब लाइट क्रिटिकल एंगल पे। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बराबर है। So I guess you should find out the angle of incidence at this point. तो नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अब ये वाला एंगल आपको निकालना है पहले। 16, 90 एंगल सम प्रॉपर्टी से इट इज 30। 30 और प्लस ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनता है, यानी कि ये 60 डिग्री। तो इस केस में क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। अब आपको पता है कि साइन 90 होता है μ1/μ2। अगर ये TIR वाला सिचुएशन अगर होता है ना, तो यहाँ पे ये μ1 आपको समझ में आ रहा है क्या होगा? इस केस में क्या होगा μ1 का वैल्यू बच्चे? मैं तो कहीं चलो आप ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। एक बात मुझे ये बताओ, मैंने आपको स्नेल्स लॉ लगाना सिखाया है ना, तो आप उससे भी कर सकते थे, गलत नहीं है वो, तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही थी। स्नेल्स लॉ लगाओ पॉइंट के पे, जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उठा रहे हो वही वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस उठाओ, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब निकली कौन से में है? म्यू एल में, राइट? म्यू एल ऑफ साइन कौन सा बेटा? एंगल कितना है? 90 डिग्री। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो म्यू ऑफ एल। आई गेस ये हो जाएगा आपका √3/2, 2 से ये जाएगा, तो म्यू एल आपका आ गया √3/2। कोई दिक्कत किसी को? मैम इसमें जो पहला प्लेन आया था उसके बीच भी तो हम लगा सकते थे ना मैम। जैसे ये 2 ट्रायंगल है, इसके 3 एक्सिस है, तो जो पहली एक्सिस जिसमें लाइट परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है हाँ, मैम, उन दोनों के बीच नहीं लगा सकते स्नेल्स लॉ? उधर अगर आप लगाओगे तो आपके पास वो तो मतलब आई और आर 0 हो जाएगा ना, नॉर्मल इंसिडेंस है वो तो, अच्छा। है ना? हम्म। तो ये वाला पॉइंट क्या आपको इंफॉर्मेशन एक्चुअली दे रहा है? ओके यस मैम। ओके। अब TIR में एक कॉन्सेप्ट होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का। इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी भरा। जब आप किसी चीज को लाइट कर देते हो तो वो चीज इल्यूमिनेटेड हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार आपके पास होता है इस तरीके का ऐसा सरफेस, जैसे सपोज सोचो यहाँ पे पानी 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 भरा हुआ है इतना हाइट तक, और मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ रख दिया एस पर, ठीक है? अभी क्या करेगा? लाइट देगा ना बाहर, तो यहाँ से लाइट आई आई ऐसे डायरेक्ट सीधी निकलते, ऐसे नहीं, समथिंग लाइक दिस। ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ ना? Yes, ma'am. यस। अब मैंने यही काम किसी एंगल पर कराया, आपको पता है डेंस से रेयर जा रहे हो, लाइट बेंड होती रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां लाइट ग्रेजिंग इमरजेंस शो करेगी। एक बात बताओ, ये काम तो इधर की तरफ भी हो रहा होगा, इधर भी एक एंगल ऐसा आया होगा जहाँ पे ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ होगा, राइट? राइट? आया ना? यस। हाँ। Yes, ma'am. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैं एरिया बना रही हूँ ना व्हाइट व्हाइट से, सिर्फ यही तो वो पोर्शन है जिससे लाइट रेज बाहर आ पा रही होंगी, बाकी में तो फिर TIR शुरू हो जाएगा। Yes, ma'am. तो इसी चीज को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको दे देंगे कि सोर्स एच हाइट नीचे है,
अब बताओ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का रेडियस क्या है ना? वो आपको बोल देंगे कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर एयर है या कोई भी मीडियम। अब बताओ आर का वैल्यू क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस में वैसे तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है, बट अगेन हम एक अपन क्रैश कोर्स में है, ज्यादा फॉर्मूला ज्यादा थ्योरी पे जाएंगे नहीं। सिंपल सा एक केस समझेंगे कि जब आपको रिफ्रैक्शन 90 डिग्री दिख रहा है, उस टाइम क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो रहा होगा, राइट? अगर आपके पास ये चीज फॉर्म हो रही है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो कि R इज इक्वल टू एच बाय 10 IC, सॉरी R इज इक्वल टू एच 10 IC। अगर H आपके पास है, IC आपके पास है, तो आप ये निकाल सकते हो R का वैल्यू, राइट? कल को मैं बोलूं कि बेटा थोड़ा इसमें 10 IC का जरा वैल्यू रख दो, तो आपके पास एक फॉर्मूला बन सकता है R इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके? इन फॉर्मूला पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके मैम। ओके, मैम तो फिर एक क्वेश्चन यही है। हाँ बेटा, मैम इसमें जैसे सीधे से जो आपने सब सेंटर पे जो लाइट बनाई है वो बिल्कुल ऊपर जा रही है, मतलब उसका क्या है, वो क्यों नहीं बन रही? जैसे बीच वाली लाइन बिल्कुल ऊपर जा रही है, बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। या नॉर्मली फॉल करी है? हाँ, अलोंग द नॉर्मल जब लाइट रे आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। और ये चीज आप मिरर के केस में भी देखो कि मतलब मिरर्स में भी और लेंसेज में भी, राइट? सब में ये केस होता है, और उसमें लाइट अनडिल्यूटेड अनरिफ्लेक्टेड सीधी पास कर जाती है। ओके मैम। मैम अभी वाला, हाँ बेटा, मैम मेरे को एक चीज़ बताई थी, जैसे तो मेरे को ना क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी होती है, जिसके बारे में गलत कर देती हूँ, मतलब आता हुआ क्वेश्चन पे गलत कर देती हूँ। राइट? ऐसे में ना आप एक काम क्या करो, थोड़ा सा आप एक बार पता है नीट वाला पेपर उठाओ और अपना टाइम देखो। अगर आप इतना जल्दी जल्दी करते हो तो आपके पास पक्का टाइम बचता होगा। ऐसा सब जगह करते हो ना, लाइक पीसीबी तीनों में। हम्म। तो आपके पास टाइम बचता होगा। तो उस हाँ। टाइम का कोई फायदा थोड़ी है। उस टाइम तो आपके कोई ये चीज थोड़ी देख रहा है कि आपने 25 मिनट 30 मिनट पहले कर लिया कि नंबर दे दो जयति को एक्स्ट्रा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट मार्क नहीं करेंगे, हम पहले कुछ क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सॉल्व करेंगे शांति से, टाइम लेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट रिपीटेशन ऑफ पेपर से आएगा। प्रैक्टिस करो पेपर की, टाइम मैनेजमेंट सीखो, शांति से करो, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, राइट? ओके। इसकी प्रैक्टिस करो, सही हो जाएगा। ये इम्पेशेंस है ना, तो सही हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। हाँ मैम, पता नहीं क्वेश्चन देखकर ही ऐसा होता है कि भाई जल्दी निपटाना है, जल्दी सॉल्व करना है। ना 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 ना, देखो अभी टाइम हो रहा है 17:47। आप लोग 17:49 तक क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, मैं पोल लॉन्च कर दूँ। मतलब पोल पर ही बताना, वैसे चैट में या माइक ऑन करके नहीं बताना। यही पोल ऑलरेडी लॉन्च है, उसी में आंसर कर दो, ठीक है ना? पहले किसी ने आंसर कराया हुआ ही नहीं है। वेरी गुड खुशी, एंड जो आपने मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। अभी भी हमारे पास नहीं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू 1 more minute, क्योंकि एक ही वोट है, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज वोट करो उधर, एटलीस्ट 4-5 तो करो।
चलो भाई आप लोग तो आंसर कर ले रहे, मैं अब इसको कराती हूँ। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड। देखो यहाँ पे मैं बोला कि एक पॉइंट सोर्स है 8 सेंटीमीटर नीचे, मतलब आपको एच का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ग्लास स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 5/3 दे रखा है, राइट। आपसे क्या पूछ रहे हैं, एरिया बताओ। भाई एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको आर का वैल्यू पता है h बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, राइट। इसका आप स्क्वायर कर दो, सॉल्व करो इसे। h का वैल्यू 8, अंदर हो जाएगा 25/9, 25 - 9 16, एंड 16/9 मतलब 4/3 बाहर आया इस तरीके से। 4 से इसको कट करो 2, 2 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाय पाई आपका आंसर। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके ठीक है। अब बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको मिलेंगे, तो बस आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला में चीजें हैं कहाँ कहाँ पे, दैट्स इट। ये ए जो है दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। अब आपने यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट करी, वो इस प्रिज्म के थ्रू ऐसे गई और फिर ऐसे बाहर आ गई। आपने क्या करा, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, एक बात बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, इसे R1 बोल दो। फिर आप इधर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये R2 हो जाएगा, और ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा जिससे लाइट इमर्ज हो। अब सोचो ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट में ऐसे सिंपल सिंपल सीधी सीधी चली जाती, बट ये प्रिज्म है तो अब लाइट इतना डेविएट हुई है, इतना। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक पूरा लंबा सा बड़ा सा डेरिवेशन है, उसके बाद ये रिलेशंस आते हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आप मेरे को टॉपिक में सिर्फ वो रिलेशंस भी बता दोगे ना तो मेरे को काम चलता है, ठीक है। सबसे पहला आपके पास जो रिलेशन आता है वो ये आता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एक बार ध्यान से देख लो, एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहा, R1 आपका देखो ये वाला, और R2 आपका इधर वाला। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इस तरीके से आता है। एक आपका रिलेशन आता है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E। बेटा I है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E है एंगल ऑफ इमर्जेंस, माइनस A। ये आपके बिना कोई कंडीशन लगाए एक नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन। बट अगर क्वेश्चन का जो फेवरेट पोर्शन है वो ये है कि वो आपको कंडीशन लगवाता है। वो कहता है कि मुझे तुम ये सब मत बताओ, मुझे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाली कहानी बताओ। तो अगर क्वेश्चन आपके मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें जिसके चांसेस ज्यादा है, तब आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी रिटन एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस A/2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी रिटन एज A/2। अब आप कहोगे R1 है R2, तो द क्वेश्चन इज, सो द आंसर इज कि R1 R2 दोनों बराबर हो जाते हैं जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। और इन सब से एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला निकल कर आता है, एंड दैट फॉर्मूला इज म्यू ऑफ प्रिज्म। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो जिस मटेरियल से प्रिज्म बना है उसका, और उसका फॉर्मूला होता है साइन I बाय साइन R। I की जगह आप पुट कर देंगे डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और R की जगह आप पुट कर देंगे साइन A/2, राइट। तो जो नीचे मैंने ये सब लिखा है ये हमारा कंपटीशन का फेवरेट पोर्शन है प्रिज्म के लिए, ठीक है। वो कहेगा कि अगर प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चे को मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस जरूर पता होनी चाहिए। इसका एक कर्व भी होता है, अगर आपको कर्व को समझने का मन है तो अगेन यू कैन रेफर माय लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें मैंने वो डिटेलिंग करी है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये मैंने लेक्चर 9 में पढ़ाया है। आप मेरी बिटली शीट खोलोगे bit.ly/खुशी मैम, राइट,
आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी शीट एडेड है, आप उसको खोलोगे, लेक्चर 9 अगर आप प्रिज्म का देखना चाहो तो एंड में आप देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला सफिशिएंट है। मैम आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो कि सिर्फ ऑनलाइन है? बेटा अभी मैं ऑनलाइन ही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ये चीज बताओ कि ये जो इस पेज पे लिखा है समझ में आता है क्या? प्रिज्म में इससे बाहर कुछ नहीं है, मैम क्लियर है। ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जब मैं इस एंगल को मिनिमम कर दूं तब ये कंडीशन लगती है। अब इनके बेसिस पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपको एक प्रिज्म दे रखा है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आपको बोला हुआ है इक्विलेटरल प्रिज्म है, आपसे एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 17:55, आप लोग 17:57 तक मुझे आंसर कर दो तो क्या आएगा। एक्सक्यूज मी मैम। क्या बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। क्या बोल रहे हो? तो आपकी आवाज नहीं आ रही। डन। देखो ये लाइट रे प्रिज्म से कुछ ऐसे पास करेगी एंड आफ्टर देन कुछ ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री दिया जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। म्यू आपके पास √3 है, आपको ई का वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करो ना, स्नेल्स लॉ लगा दो भाई, ई तो इधर आएगा ना, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, राइट। सॉल्व है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एयर, यहाँ पे एयर, एक मिनट क्या बोलते हो यार, ओके ठीक है। तो इट्स वन, आप डाउट ग्रुप में हो ना, फिजिक्स डाउट ग्रुप जो है, यस, तो आई विल सेंड इट देयर। चलिए अब आप बेटा यहाँ पे लगा दीजिए स्नेल्स लॉ। तो आप ध्यान से देखोगे, लेट्स से दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। मैं एक बार पी क्यू इंटरफेस पे लगाती हूँ, तो 1 डॉट साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 साइन आर। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी साइन आर,
विच आई गेस इट इज sin 30 डिग्री, राइट। तो यानी कि r का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। आपको पता है कि a इज इक्वल टू r1 प्लस r2 होता है ना। अब a आपका 60 डिग्री है, r1 30 डिग्री है, तो आई गेस आप समझ गए कि आपके पास r2 भी 30 डिग्री आ गया। जैसे ही आपके पास R2 आ गया, आप PR इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो √3 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। यहाँ से साइन ई का वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और ध्यान से देखो तो ई का वैल्यू 60 डिग्री आ रहा है। अब अगर ये रे इस तरीके से पास होती और ये यहाँ पे ऐसे गया, तो बेटा ये आया ना आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब आप डेल्टा का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? डेल्टा का फॉर्मूला भी आपके पास है, I प्लस ई माइनस ए, 60 प्लस 60 माइनस 60, इट मींस 60 डिग्री इज योर आंसर। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें ई और आई दोनों सेम है, ई और डेल्टा, हर बार ऐसा नहीं होता। ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Yes. ये आपका होमवर्क है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आई प्रोवाइड यू द नोट्स। एक ये क्वेश्चन करना, दिस इज बेस्ड अपॉन लेंस फॉर्मूला। जिस तरीके से आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है वैसे ही आपके पास लेंस फॉर्मूला भी होता है, बस इसमें फर्क क्या होता है, यहाँ माइनस आता है। ठीक है, try to solve this formula, try to solve this question with this formula। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, खुशी का आंसर आया है +10 सेंटीमीटर। और किसी ने आंसर करना है, एक बार मैं ट्राई करके देखूं। बताओ। ओके, निमिषा ने आंसर किया है 20 सेंटीमीटर। लेट्स चेक। तो हमारे पास जब फॉर्मूला एक ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ आपके पास 1/10 हो जाएगी। v हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास -20 आ जाएगा। अब कम करो यहाँ से, एलसीएम 20 आ जाएगा, 2 + 1 1/v। तो क्या हमारे पास v का वैल्यू 20/3 हो रहा है। Yes, ma'am. चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, कॉन्केव लेंस के लिए निकालना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन इन लेंसेज की। बिल्कुल ही ना सिमिलर चल रहा है जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा था। यहाँ भी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन बस चेंज क्या है, यहाँ v/u पॉजिटिव का आता है, नेगेटिव नहीं आता, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। अगेन आपको वही सब चीजें देखनी है कि मैग्निफिकेशन आपको बहुत सारी बातें बताता है कि भाई इमेज छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, कि सेम साइज की है, वर्चुअल है कि रियल है। तो वही जो सारी क्राइटेरिया वहां थे वही यहाँ पर भी है। अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो सेम है और सेम साइज से है, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, प्लस मैग्निफिकेशन आएगा। और ऐसा आपकी वर्चुअल इमेज के बारे में बताएगा, राइट। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करो। एक काम करो, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। अगर लेंस ये वाली इमेज फॉर्म कर रहा है,
ये वाली कर रहा है और ये वाली कर रहा है। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आप मुझे करके बताओ अभी। 1805 हो रहा है बेटा, 1807 तक बता दीजिए, ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा। Okay, I got answers. Let me check them. Focal length is 12 centimeter. Convex length is going to be positive, right? And हमें इमेज के बारे में दे रखा है कि मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स। वर्चुअल है तो पॉजिटिव 3 ले लोगे आप, और आपको इमेज के बारे में बताना है। एक बार बताओ, मैग्निफिकेशन को आप v बाय u लिख सकते हो ना? इट मीन्स उन्होंने आपको v दे रखा है 3, आपके पास फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है। लेट्स सॉल्व इट फॉर this formula 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. Focal length is plus 1 by 12. Okay, यहाँ पे आप आवाज क्वेश्चन देखिए, 1 by 12 is equals to v की जगह आप 3u पुट कर दीजिए, यहाँ पे माइनस 1 by u पुट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दो। सर it would be minus 2 by 3u and 1 by 12 is equals to minus 2 by 3u, right? 3/4 और u आ गया आपका माइनस का 8 सेंटीमीटर। इज दैट ट्रू? सही है? ओके चलो छोड़ो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था, आपने सुना होगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। इस तरीके का एक सरफेस होता है, जैसे कि स्फेरिकल है ना शेप में,
बट रिफ्रेक्शन होगा इससे। ठीक है, हमने क्या करा, एक यहाँ पे नॉर्मल एक्सिस बनाई, लेट्स से ये किसी ग्लास से बना हुआ है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ µ2 है, यहाँ बाहर कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बना, भी मैं बोल ही नहीं रही कि बाहर एयर है, और मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इसकी इमेज वगैरह बन के क्या काम होगा, क्या चीज बनेगी, कैसे होगा। मैंने आपको बता दिया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ठीक है, आप देखो इसमें एक फॉर्मूला लगाते हो, वो फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है कि µ2 बाई v माइनस µ1 बाई u इज इक्वल्स टू µ2 माइनस µ1 टाइम्स 1 बाय r। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, µ2 वो मीडियम होगा जिस मीडियम में लाइट रेज जा रही है, µ1 वो मीडियम होगा जिस मीडियम में लाइट रेज आ रही है। ठीक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है एंड दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, देखो फिलहाल आपका टॉपिक तो अब कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है वो ऐसा कुछ है कि आपको मतलब लाइक खुद से आप देख सकते हो। जैसे कि पावर ऑफ लेंथ, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा पावर ऑफ लेंथ क्या होगी, तो आप बता सकते हो ना कि मैम पावर ऑफ लेंथ 1/f होगा। फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर लेंथ डायरेक्टर में होगा। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, प्लीज मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से आपके पास आएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला शीट देखकर लिख सकते हो, फॉर्मूला शीट देख के समझ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसका एप्लीकेशन, विच आई फील कि वो न्यूमेरिकल्स है। तो कल मैंने आप लोगों का एक एक्स्ट्रा सेशन रखा है, ठीक है, जो बेसिकली रिवीजन सेशन होगा, और उसमें मैं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगी। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बैच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई विल शेयर द लिंक विद यू। और मेरा बस आपसे एक मतलब यो रिक्वेस्ट है, लिटरली आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज आप फॉर्मूला सारे पढ़कर आना, वहां पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई बिलीव यू ऑन दैट? Yes, ma'am. ठीक है, अब लास्ट आपका जो बस एक छोटा सा टॉपिक रहता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा, डिटेलिंग ये कैसे लॉ आया, कैसे फॉर्मूला बना, दैट इज नॉट माय कंसर्न, है ना। क्या वो आपका भी कंसर्न है कि नहीं है? हमको फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, राइट। Yes, ma'am. तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रही हूँ। अगर फिर भी आपका मन करे कि नहीं हमें समझना है कि इमेज कैसे बनी, अगर आपका जरा सा भी मन है, तो मैं आपको बताऊं कि भाई लेक्चर 12 जो मैंने रेगुलर बैच में दिया है ना, वो बहुत डिटेलिंग के साथ और प्योर कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे बहुत मजा आया उस लेक्चर को करने के बाद। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो आपके पास बिटली लिंक में है, प्लीज देख लेना। अदरवाइज मेरा काम यहाँ से भी होने वाला है। देखो हमारे पास दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक है माइक्रोस्कोप बेटा, और एक है टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप की दो पार्ट है, एक है सिंपल और एक है कंपाउंड। टेलीस्कोप की वैसे तो दो पार्ट है, बट एक ही इंपॉर्टेंट है जो कि रिफ्लेक्टिंग वाला है। रिफ्लेक्टिंग वाले में कुछ नहीं है, सिर्फ रे डायग्राम है। तो वो तो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वाला चीज समझ के आप कर सकते हो कि एक ही में दूसरे ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसका क्वेश्चन भी देखा नहीं गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है कंपाउंड। ठीक है, फिर बाकी सब चीजें बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन आती है आपकी, वो आती है D/UE। डी का मतलब है लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, जो एक नॉर्मल आई के लिए कितना होता है बेटा, बताओ। नॉर्मल आई कितना क्लोज देख सकती है? 25 centimeter. वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब मतलब वहां पे कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें तो आप ये मत बताओ कि कोई सिंपल माइक्रोस्कोप कितना मैग्निफिकेशन दे सकता है, आप हमें ये बताओ कि ये मैक्सिमम कितना देगा और ये मिनिमम कितना देगा। आप हमें ये बात बताओ। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपके सामने 1 + D/FE।
बेटा एफ फोकल लेंथ, डी वाई लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। अगर कोई आपसे बोले कि मिनिमम मैग्निफिकेशन बताओ, तो आपको फॉर्मूला डी बाई एफ ही याद होना चाहिए, बस इतना आपको आता है, मतलब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप आता है। 3 बातें, एक तो नॉर्मल फॉर्मूला, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ओके, अब सेम चीज, सेम 3 कॉन्सेप्ट आपके इधर भी आएंगे कंपाउंड में। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है बेटा, वो आता है ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन इनटू आई पीस की मैग्निफिकेशन। बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस जिसके पास ऑब्जेक्ट है, ई वो लेंस जिसके पास आई पीस है। तब इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसके लिए अगेन आप मैक्सिमम वाला निकालोगे, मिनिमम वाला निकालोगे। मैक्सिमम का फॉर्मूला आएगा बेटा आपके पास, ये एमओ तो एज इट इज, और यहाँ पे 1 प्लस डी बाई एस सी। अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का था, बस यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और आ जाएगा। सिमिलरली मिनिमम मैग्निफिकेशन आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू डी बाई एस सी। आप देख रहे हो फॉर्मूला भी आपको कॉपी पेस्ट मिल रहा है, सिर्फ एमओ यहाँ पर एक्स्ट्रा है, और एमओ का मतलब है वीओ बाई यूओ। ये तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि किसी लेंस का मैग्निफिकेशन वी बाई यू होता है। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो नीचे ओ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक बात? Yes, ma'am. ओके, अब बात करते हैं आपके टेलीस्कोप की। तो बेटा टेलीस्कोप में जो रिफ्रैक्टिंग वाला है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। टेलीस्कोप में जो रिफ्रैक्टिंग वाला है, इसका मैग्निफिकेशन का जो एक्सप्रेशन है वो होता है एस ओ बाई यू ई। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात खुलती है। तो जब आपके पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वो आपसे पूछे, तब आप रख सकते हो एफ ओ बाई एफ ई, और देखो मैक्सिमम में फिर से 1 प्लस डी बाई एफ ई आ गया, राइट, और मिनिमम में आ जाएगा आपके पास एफ ओ बाई एफ ई। समझ में आया? ये 6 फॉर्मूला, सॉरी 3 फॉर्मूला हर एक केस में आपके पास है, और बहुत सिमिलैरिटी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, मतलब आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो बढ़िया है, अदरवाइज आई गिव यू द स्क्रीनशॉट एंड डिटेल नोट्स। ठीक है, दोनों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप प्लीज देख लेना। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे थ्योरी में डाउट आता है, बेटा प्लीज मुझे बताना, और क्वेश्चन सॉल्व करने के से पहले आप मेरे को मतलब भेज देना कि मैम हमको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। करने के बाद ठीक है, अपन उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। ओके Okay, ma'am. Ma'am. ओके, ठीक है, फिर आप वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर में आ जाना, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम लोग साथ पढ़ लेंगे एक ही जगह। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। Thank you, ma'am. वेलकम बच्चा।